अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है यार। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे पहली वीडियो के ऊपर बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। बस आप लोगों का प्यार चाहिए और आप लोग वैसे भी हौसला बढ़ाते रहें। इंशाल्लाह मैं अपना काम करता रहूँगा। तो आज दूसरे चैप्टर के साथ दूसरी वीडियो में मैं आपका दोस्त हसनैन अफजल हाज़िर हूँ। तो चलें आज का लेक्चर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं दो चार बातें करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बनाया तो उसके अंदर ये था कि मेरे से कुछ लफ्ज़ मिस्टेक हो जाती हैं। ज़ाहिर सी बात है, इंसान से गलती हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को मेरी कोई मिस्टेक नज़र आए तो मुझे आप कमेंट में लाजमी बताया करें, ताकि मैं आइंदा से इस गलती से ग्रेस करूं, ताकि दोबारा वो गलती मैं ना कर सकूं। मेरे एक दोस्त ने कल मेरे कुछ गलतियां थी जो उसने निकाली, तो उम्मीद करता हूं आगे वो गलतियां दोबारा रिपीट नहीं होंगी। तो चलें अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं दूसरे। तो वेलकम टू माय चैनल इट्स हनी। तो जैसा कि आपको पता है न्यू चैनल है, तो आपको प्यार चाहिए फिर ही ये होगा ग्रो। तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन के अंदर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ना जो बेल आइकन है ना, इसको लाजमी प्रेस कर दें, क्योंकि जो मैं अगली वीडियो आपके लिए डालूँगा दूसरे चैप्टर से तीसरे चैप्टर की, चौथे की, इनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चले आपने किसी तखीर के बगैर हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है दूसरे चैप्टर का, जस्टिफिकेशन ऑफ HSE। जस्टिफिकेशन क्या होती हैं? ये होती हैं वजूहात कि वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से हम HSE अप्लाई करना चाहते हैं, या वो रीज़न कह लें वो जो रीज़न हम डिस्कस करेंगे, जिसको देखते हुए हम HSE को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले है रीज़न फॉर इम्प्लीमेंटिंग HS एक्ट वर्क प्लेस के एक वर्क प्लेस काम करने वाली जगह पे इनका इम्प्लीमेंट, इनका नफाज होना क्यों ज़रूरी है, उसकी वजह, उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया वजूहात को। उसकी बेसिक 3 रीज़न है। पहली रीज़न मोरल, इखलाकी, हमारी इखलाकी वजह आ जाती है जिसकी वजह से HSE को हमें इम्प्लीमेंट करना लाजमी हो जाता है। दूसरे नंबर पे है लीगल, कानून हमें इस बात की इजाज़त देता है, कानून हमें इस बात पे लागू करता है कि हम HSE को इम्प्लीमेंट करें अपनी वर्क प्लेस के ऊपर। तो और तीसरी वजह आ जाती है फाइनेंशियल, जो हम अपने वर्क प्लेस के ऊपर अपना पैसा खर्च करते हैं, एक जगह के ऊपर अपने वर्कर्स को लेके आते हैं, उनको सैलरीज देते हैं। तो वो उसके हिसाब से देखें तो फाइनेंशियल तीसरी वजूहत बनती है जिसके लिए हम HSE को अपने वर्क प्लेस पर इम्प्लीमेंट करने के पाबंद होते हैं। तो चलें इसकी डिटेल देखते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले है मॉरल जस्टिफिकेशन। इसके अंदर क्या है, वो कहता है कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी है HSE को इम्प्लीमेंट करना। कैसे, वो आप देखते हैं। कहता है मॉरल जस्टिफिकेशन रिलेट्स टू द फैक्ट, जो अखलाकी वजूहात है वो इस बात से ताल्लुक़ रखती है कि एवरी पर्सन हैज़ अ राइट, हर शख्स का हक होता है, दैट हिज या हर लाइफ शुड बी प्रोटेक्ट, के उसकी ज़िंदगी एक हिफाजत में रहे, महफूज होनी चाहिए। सोसाइटी है एज आ होल डिमांड, एक मुआशरा मुकम्मल तौर पर ये डिमांड हमसे चाहता है दैट ऑल वर्कर्स, के काम करने वाली जगह पे तमाम वर्कर्स जो वहाँ पे काम करने वाले अफराद हैं, शुड बी सेव्ड, वो महफूज होने चाहिए, फ्रॉम हार्म्स, नुकसान से, एट देयर वर्क प्लेस, किसी वर्क प्लेस के ऊपर रूनमा होने वाले हादसात से वर्कर हमारे सबसे पहले महफूज होने चाहिए। ये हमारा ज़ाती हक भी है और हम सोसाइटी भी हमसे यही डिमांड करती है कि एक वर्क प्लेस के ऊपर जो काम करने वाले जितने भी अफराद हैं, सब एक महफूज जगह पे होने चाहिए, महफूज कंडीशंस में होने चाहिए। तो इट इज़ द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में फ़र्क पहले आपको बताता चलूँ। एम्प्लॉय होता है जो काम करता है, उसे एम्प्लॉय कहते हैं, और जो मालिक होता है किसी जगह का, वो एम्प्लॉयर होता है। ओनर के लिए एम्प्लॉयर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और वर्कर के लिए एम्प्लॉय का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है।
तो वो कहता है इट इज़ द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी इखलाकी ज़िम्मेदारी है ऑफ एम्प्लॉयर, किसकी, मालिक की, ये मालिक की इखलाकी ज़िम्मेदारी है, और एम्प्लॉय और वर्कर की भी इखलाकी ज़िम्मेदारी है कि वो क्या करें, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, अपने आप को महफूज करें, एंड देयर को वर्कर्स, वो अपने साथ काम करने वाले को भी, फ्रॉम एनी हार्म, किसी भी नुकसान से। सिंपली आपको ये देखना कि हमने, ये हमारा ज़ाती फ़र्ज़ है, हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुद को भी महफूज रखें और हमारे साथ काम करने वाले भी हम नुकसान से महफूज रहें। तो ये हमारा इखलाकी जो वजूहात की बिना पर HSE को किसी वर्क प्लेस के ऊपर इम्प्लीमेंट करना लाजमी हो जाता है। तो चलें, अगर किसी भी इस टॉपिक के अंदर आपको किसी बात की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल भी दिया है, वहाँ पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, दूसरे नंबर पे आता है लीगल जस्टिफिकेशन, जो कानूनी वजूहात हैं। वो उसमें क्या कहते हैं, इट रिलेट्स टू द फैक्ट द लॉ डिमांड्स, ये इस बात से ताल्लुक़ रखता है कि लॉ डिमांड्स, कानून हमसे चाहता है, फॉलोइंग थिंग्स, ये सब चीज़ें, फ्रॉम एनी एम्प्लॉयर, मालिक की तरफ से। एक मालिक जो काम करने वाली जगह का मालिक है, जो काम करवा रहा है, उससे कानून ये चाहता है कि कौन कौन सी चीज़ें वो चाहता है। सबसे पहले सेफ़ वर्क प्लेस, जहाँ पे वो काम करवा रहा है वो जगह सेफ़ होनी चाहिए। सेफ़ वर्क प्लेस के बाद आती है सेफ़ वर्क इक्विपमेंट। सेफ़ इक्विपमेंट होती है चीज़ें जिसके साथ काम किया जाता है, लाइक मशीनरीज हो गई या इस तरह की जितनी भी इक्विपमेंट हैं वो सेफ़ होनी चाहिए काम करने वाली जगह पे। सेफ़ सिस्टम ऑफ वर्क का पहले भी हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि किसी भी काम को सेफ़ वे से करने के अमल को सेफ़ सिस्टम ऑफ वर्क कहते हैं। एक सेफ़ ज़रिए से किया जाने वाला काम, प्रोसीजर ऑफ सेफ वे। तो ये हुआ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, एक वर्क प्लेस पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कानून हमसे ये 4 चीज़ें डिमांड करता है। उसके बाद कहता है इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, सुपरविजन। ये 4 चीज़ें हमारे वर्क प्लेस के ऊपर लागू होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन में मालूमात आ जाती है सारी, कि हर चीज़ की मालूमात वहाँ पे होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शन, हदायत दी जानी चाहिए, हदायत वहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद ट्रेनिंग होनी चाहिए लोगों की, किस चीज़ के लिए, HS, हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए। ओके, तो उसके बाद सुपरविजन है, उसकी निगरानी भी होनी चाहिए। इसको कहते हैं इन शॉर्ट में IITS, स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन। तो उसके बाद इसके आगे और भी डिटेल दी गई है जी। तो बाकी की इन्फॉर्मेशन में कहता है इफ़ एन एम्प्लॉयर डज नॉट प्रोवाइड दीज थिंग, कि अगर कोई मालिक ये सब चीज़ें मुहैया नहीं करता, देन एक्सीडेंट्स विल अकर, फिर हादसा रूनुमा होंगे। ठीक है, ये 4 चीज़ें किसी वर्क प्लेस पर नहीं होंगी तो हादसा रूनुमा होंगे। और अगर कोई एम्प्लॉयर इसको प्रोवाइड नहीं करता तो एक कहता है एम्प्लॉयर हैज़ टू फेस डिफरेंट पेनल्टीज़, के मालिक को मुख्तलिफ सज़ाएँ देखने को मिल सकती हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ इट, इसके नतीजे में। अगर एक मालिक किसी वर्क प्लेस पर ये 4 चीज़ें नहीं इम्प्लीमेंट करता और वहाँ पे एक्सीडेंट होता है तो वहाँ के ओनर को, वहाँ के एम्प्लॉयर को ये 4 चीज़ें इसके नतीजे के तौर पर देखने को मिल सकती हैं। वो चीज़ें क्या क्या हैं? द पेनल्टीज़ कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फाइन्स, सज़ाएँ जुर्माने की शक्ल में हो सकती हैं। कॉम्पेंसेशन, हर्जाने की कोशिश हो सकती है सूरत में कि एक वर्क प्लेस के ऊपर कोई वर्कर ज़ख्मी हो गया और वो हर्जाने की डिमांड करता है कि मुझे पैसे चाहिए, तो उसे कहेंगे कॉम्पेंसेशन, किसी वर्कर को हर्जाना देना। ठीक है, उसकी सूरत में हो सकती है पेनल्टीज़ ये। फिर तीसरे नंबर पे है इम्प्रिजनमेंट, तो इम्प्रिजनमेंट में है जेल हो सकती है उसको। और लास्ट में है ब्लैक लिस्टिंग, कि उसकी फैक्ट्री बंद हो सकती है, एक्सेट्रा। समझ आ चुकी? अगर इस टॉपिक में भी आपको समझ नहीं कोई भी आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। आपके हर बात का जवाब, हर कमेंट का आंसर दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो तीसरे नंबर पे आ जाती है हमारी फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन। पहले 2 हम देख चुके हैं। सबसे पहले थी मॉरल जस्टिफिकेशन, उसके बाद आ गई लीगल जस्टिफिकेशन और तीसरे नंबर पर है फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन। बहुत ही सिंपल ही है,
जिन इन वजूहात की बुनियाद पर हम कहते हैं कि एक वर्क प्लेस के ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए किसको, हेल्थ एंड सेफ्टी को। तो फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन में वो कहता है इट रिलेट्स टू द फैक्ट दैट एक्सीडेंट एंड इलनेस हैव कॉस्ट। ये कहता है कि इस फैक्ट से ताल्लुक़ रखती है कि हादसात और बीमारियाँ कीमत रखती हैं। कैसे, दिस इज़ इन द टू फॉर्म, ये दो सूरत में होती हैं, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट और एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। दो किस्म के खर्चे होते हैं, अखराजात लगती हैं, ये दो किस्म की होती हैं, शक्ल दो सूरतों में होती हैं। पहली होती है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरी होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो देखते हैं इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले है डायरेक्ट कॉस्ट, बहुत ही आसान है। इट इज़ अ मेजरेबल कॉस्ट दैट इज़ ईजीली एस्टिमेट इमीडिएटली आफ्टर द एक्सीडेंट। किसी भी हादसे के ऊपर किसी भी जगह जो वहाँ पे काम किया जा रहा है वहाँ पे अगर कोई हादसा हो जाता है तो उस हादसे में जो डायरेक्ट कॉस्ट वो होती हैं जो आसानी से हम जिसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मशीन ख़राब हुई है या मशीन गिरी है तो मशीन का नुकसान हुआ, मशीन ख़राब उसका दे दिया, ठीक है, वो हमें पता चल गया इसका इतना नुकसान है, ये हमने उसका एस्टीमेट लगा दिया इमीडिएटली फ़ौरन उसका, किसके बाद, एक्सीडेंट के बाद। तो इसको हम मेजरेबल कॉस्ट भी कहते हैं कि ये मापी जा सकती है कि कितनी है कितनी नहीं, और फ़ौरन इसके एस्टीमेट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ एग्जांपल दी गई हैं जिनमें सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर कोई वर्कर ज़ख्मी हो जाता है तो उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो पैसा हमें पता है कि इतना होगा खर्च, ये हमने कर लिया एस्टीमेट, इसका कर लिया अंदाज़ा लगा लिया, ठीक है, मेजरेबल कॉस्ट हो गई। दूसरे नंबर पे आएगी कॉम्पेंसेशन मनी पेड टू विक्टिम, के जो उस हादसे का शिकार हुआ है उसको हमने हर्जाना देना है रकम की शक्ल में, वो भी एस्टीमेट कर लिया हो जाता है। इसी तरह फ़ाइन इम्पोज्ड बाय लॉ, जो जुर्माना किस होता है कानून के मुताबिक कानून की तरफ से, वो भी इसी में आता है। उसके बाद प्रोडक्शन टाइम लॉस्ट, जो चीज़ें हम चीज़ें बना रहे हैं किसी काम वर्क के अंदर या कोई चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, उनका जो टाइम है वो हम खो रहे हैं, हम पे पता चल रहा है कि इसका हम नुकसान अपना भर रहे हैं एक हादसे के बाद। उसके बाद इक्विपमेंट डैमेज, जैसे मैंने आपको बताया कि मशीन गिरती है, ख़राब हो जाती है, उसका हम उसी टाइम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इतना नुकसान हो चुका है हमारा। फिर उसके बाद विक्टिम सिक पे कंपनसेशन के साथ ही आ जाती है। ओवर टाइम पे, जो हम ओवर टाइम वर्कर्स को देते हैं, काम जो हम पे जो लॉस्ट करते हैं टाइम को, उसको कवर करने के लिए फिर वर्कर और रखते हैं या उसी वर्कर के साथ कहते हैं कि आप ओवर टाइम करें, उसको ओवर टाइम पे करेंगे, तो फिर वो जो ओवर टाइम पे करना पड़ता है वो भी डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाती है जी। तो लास्ट में आ जाती है कॉस्ट ऑफ लीगल प्रोसेस, मीन्स के कोई कानूनी तौर पर आप पे कोई केस हो जाता है या फिर कोई लॉ आपसे डिमांड करता है कि आप इसकी कानूनी कार्रवाई करवाएं, तो उसके ऊपर जितना भी अखराजात आएगा वो लीगल प्रोसेस के अंदर आएगा, वो भी आपका मेजरेबल कॉस्ट में एंटर होगा और वो डायरेक्ट कॉस्ट ही शुमार किया जाएगा। तो इसके बाद अगला इसका है इनडायरेक्ट कॉस्ट, पहले थी डायरेक्ट कॉस्ट और उसके बाद आ गई इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इसके अंदर कहते हैं कि ये एक अनमेजरेबल कॉस्ट है, इसको हम नहीं माप सकते, इसकी गिनती नहीं कर सकते कि ये कितना हुआ है। दैट कैन नॉट बी इजीली एस्टिमेट, ये और आसानी से इसका एस्टिमेट नहीं कर सकते। कब? आफ्टर द एक्सीडेंट्स, हादसात के बाद, वो हादसा से फ़ौरन बाद उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं, वो मेजरेबल कॉस्ट है। और इनडायरेक्ट के अंदर हादसा के बाद इसको हम एस्टिमेट नहीं कर सकते आसानी से और ये अनमेजरेबल कॉस्ट में आता है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं, लॉस ऑफ रेपुटेशन। एक कंपनी का नाम किसी एरिया में बना होता है कि ये कंपनी फ़लाँ कंपनी जो है आपकी बहुत अच्छा काम करती है, बहुत कमाल है, ये इसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, इसकी चीज़ें बहुत पायदार बनती है, जो तो उसकी एक रेपुटेशन बनी होती है, तो वो हम खो देते हैं हादसात की सूरत में। अगर एक वर्क प्लेस पे हादसा होता है तो हम खुद देखते हैं कि एक वर्क प्लेस है उसके ऊपर ये हादसा रूनमा हुआ है, तो वो उस वर्क प्लेस के ऊपर वर्कर का मोरल भी कम होता है, उनका जो जज्बा है वो भी कम होता है काम करने का, जो पहले वाला होता है जज्बा हादसा से पहले वो नहीं रह जाता, रेपुटेशन भी जाती है, वर्कर्स का मोरल भी कम होता है। उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो उस हादसे
को जानने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी उसका जो खर्चा आएगा वो भी हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना आएगा, कि कितने लोगों से पूछताछ होगी, कितने लोगों से मिलेंगे, कितने दिन का ये इन्वेस्टिगेशन रहेगा, एवरीथिंग इसकी सबकी कॉस्ट आएगी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर। तो उसके बाद है एब्सेंस ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। आपको कुछ चीज़ें बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिलती हैं, ठीक है। आपकी वर्क प्लेस पर हादसा हो जाता है तो वो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट नए कॉन्ट्रैक्ट आना बंद हो जाते हैं हादसे की सूरत में कि इस वर्क प्लेस पर पहले ही हादसा हो चुका है तो दोबारा भी हो सकता है। तो एब्सेंस ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, जो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट्स न्यू आने वाले होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं, उनकी भी कमी हो जाती है इस हादसे की सूरत में। तो उसके बाद आती है इंक्रीज इन इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर किसी कंपनी का इंश्योरेंस हुआ होता है तो उसकी जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो बढ़ा दिया जाता है। ये ऐसे होता है कि इंश्योरेंस वालों के पास एक जगह है वहाँ की इंश्योरेंस हुई है, ठीक है, उसमें आपके उस कंपनी ने इंश्योरेंस अपनी जगह की करवाई है, वहाँ पे हादसा हो जाता है। इंश्योरेंस वाले पैसे तो दे देते हैं लेकिन इसके साथ साथ उस कंपनी को उसके जो सालाना प्रीमियम जहां वो पहले 1 लाख 2 लाख दे रहे होते हैं वो बढ़ाकर डबल कर देते हैं, 3 गुना कर देते हैं कि यहाँ पे अगर अभी हादसा हुआ है तो दोबारा भी हो सकता है, इसलिए वो इसकी प्रीमियम को बढ़ा देते हैं। प्रीमियम किस्त को कहते हैं जो इंश्योरेंस वालों को दी जाती है। तो उसके बाद आती है कॉस्ट ऑफ वर्कर्स स्ट्राइक। जो वर्कर्स हड़ताल कर देते हैं उन पे जो खर्चा आता है वो भी कंपनी को ही फेस करना पड़ता है, एम्प्लॉय को ही फेस करना पड़ता है सब, इसलिए ये इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आ जाती है। तो आज के लेक्चर का चले रिव्यू करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा जस्टिफिकेशन कौन कौन सी हैं, 3 वजूहात आई, 3 रीज़न आई, ठीक है। सबसे पहले मोरल, हमारा इखलाकी फ़र्ज़ भी है कि अपनी वर्क प्लेस पर HSE को इंश्योर करवाएं ताकि हम भी सेफ़ रहें और हमारे साथ काम करने वाले भी महफूज रहें। दूसरा लीगल, कानून भी हमसे यही डिमांड करता है कि हम अपने वर्क प्लेस पर 4 चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, सेफ वर्क प्लेस दें, सेफ इक्विपमेंट दें, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को इम्प्लीमेंट करें, और नंबर 4 पे था IITS को इम्प्लीमेंट करें, इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस ट्रेनिंग एंड सुपरविजन को। तो उसके बाद था फाइनेंशियल, ठीक है। उससे पहले अगर कोई एम्प्लॉयर अपनी वर्क प्लेस पर कानून के मुताबिक उन 4 चीज़ों को पूरा नहीं करता तो उसके लिए क्या क्या सज़ाएँ हैं। जो सज़ाएँ किन सूरत में हो सकती हैं, 4 सूरत में हो सकती हैं। फाइन्स की सूरत में हो सकती हैं, कॉम्पेंसेशन हर जाने की सूरत में हो सकती हैं, इम्प्रिजनमेंट जेल की सूरत में हो सकती है कि एम्प्लॉय को जेल हो सकती है, या ब्लैक लिस्टिंग फैक्ट्री उसकी वर्क प्लेस को बंद करके भी ये सज़ा दी जा सकती है। उसके बाद आ जाती है फाइनेंशियल कॉस्ट रीज़न के ये फाइनेंशियल के माली तौर पर जिनको जो खर्चे बर्दाश्त करने पड़ेंगे उनको रोकने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए HSE को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। जो हादसा होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, ये कॉस्ट रखती है। कितनी होती हैं? 2 सूरतें होती हैं कॉस्ट की। सबसे पहली डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरी इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर क्या आता है? डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर वो है मेजरेबल कॉस्ट है और उसको इजीली एस्टिमेट कर सकते हैं किसी हादसे के बाद, ठीक है। और उसके अंदर उसकी एग्जांपल हमने देखी जिसमें कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट था, कंपनसेशन मनी पेड टू विक्टिम था, फाइन इम्पोज्ड बाय लॉ था, प्रोडक्शन टाइम लॉस्ट था, इक्विपमेंट डैमेज थी, विक्टिम सिक पे, ओवर टाइम पेड टू वर्कर, कॉस्ट ऑफ लीगल प्रोसेस था। और लास्ट में हमने देखा इनडायरेक्ट कॉस्ट को, इट इज़ एन अनमेजरेबल कॉस्ट थी और इसको कैन नॉट बी इजीली एस्टिमेट आफ्टर द एक्सीडेंट। तो इसकी एग्जांपल में हमने देखा रेपुटेशन का ख़त्म होना, वर्कर्स के मोरल का खो देना, इन्वेस्टिगेशन के अखराजात, नए कॉन्ट्रैक्ट्स की कमी, इंश्योरेंस प्रीमियम में इजाफा और वर्कर स्ट्राइक का खर्चा। ये सारे खर्चे किसको फेस करने? एम्प्लॉयर को। अगर उसने अपनी वर्क प्लेस पर HSE को इम्प्लीमेंट कर दिया तो इन अखराजात से वो बच सकता है, कानूनी कार्रवाई भी पूरी कर सकता है, जो कानून उससे डिमांड करता है वो भी मुकम्मल होता है और उसका इखलाकी फ़र्ज़ भी, उसकी इखलाकी ज़िम्मेदारी भी
पूरी होती है। तो इसके साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको आज के टॉपिक के मतलब कोई क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो प्लीज़ इस चैनल पे जो भी व्यूज़ आता है काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो काइंडली से उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। ये देखें, सिर्फ ये सेफ्टी इंस्पेक्टर वालों का काम नहीं है। हम एक घर में रहते हैं, हमारे घर के अंदर भी अगर हम खुद को महफूज रखना चाहते हैं तो हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करना लाजमी होगा। तो काइंडली इसको समझें और जितना हो सके इसकी तरफ तवज्जो दें, क्योंकि पाकिस्तान में इस चीज़ की अब बहुत कमी है। पाकिस्तान में ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती, लेकिन आउट ऑफ कंट्री में बहुत सब जगह ऐसी है जहाँ पर इन चीज़ों का इम्प्लीमेंट करना कानून नाफिज करवाता है। कानून कहता है कि इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो, इनका मुकम्मल करो। तो चलें इस बात में तफसील से एक वीडियो में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा।